एक तो जो सबसे अब हम शुरुआत करते हैं अपने सवालों की, तो जो सबसे कॉमन सवाल अक्सर पूछा गया वो ये था कि हमारे शरीर में खाना पचाने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। लेकिन हम जिस पानी की बात कर रहे हैं ये आयोनाइज़्ड वाटर है, तो क्या फिर इसे लेने से खाना पचाने में दिक्कत नहीं होगी? देखिए, किसी भी तरीके का पानी अगर आप भोजन के साथ लेते हैं या भोजन के ठीक पहले लेते हैं, भोजन के ठीक बाद लेते हैं, कोई भी तरीके का पानी हो तो वो आपकी पाचन प्रक्रिया को कहीं न कहीं बाधित ज़रूर करता है। अब सनातन में ये पद्धति रही है कि भोजन के 1 घंटे पहले आप पानी पी लें, भोजन के 1 घंटे के बाद आप पानी पी लें। हमें समझने हुँ, की आवश्यकता है प्रियंका जी, देखिए भोजन जो पचता है हमारा, वो ढाई पीएच में पचता है, तकरीबन ढाई पीएच के आसपास उसका वैल्यू होता है। जो एसिड होता है, वो भोजन को पचाने के लिए ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि हमें भोजन के साथ-साथ पानी अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम जिस पानी का ज़िक्र कर रहे हैं, जो जो मैं बार-बार कहता हूँ कि आयोनाइज़्ड पानी, दरअसल ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड पानी भी होता है। यानी कि भोजन के साथ हमने थोड़ा पानी अगर ले भी लिया, तो ये पानी जाके हमारे पेट में स्टोर नहीं होता है। तीसरी बात, कुछ दर्शकों ने हमसे ये भी पूछा था कि ये अल्कलाइन पानी है तो क्या ये हमारे पाचन प्रक्रिया को अवरुद्ध नहीं करेगा, उसको बाधित नहीं करेगा? मैं सबको सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे जो मूट पॉइंट तो यही है कि आप अवॉइड करें। भोजन के साथ पानी आप अवॉइड करें तो आपकी पाचन प्रक्रिया बिल्कुल सही रहेगी। दूसरी अहम बात है, चूँकि माइक्रो क्लस्टर्ड पानी है तो हमारी कोशिकाओं में ये पानी समाता है, बल्कि पेट में स्टोर्ड नहीं रहता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि पानी अगर आप 9.5 पीएच का भी पी रहे हैं अपने आयोनाइज़र से निकाल कर, क्योंकि हमारा वातावरण पूरी तरह से विषाक्त हो गया है, इसलिए 9.5 की आवश्यकता हुई, अदरवाइज़ 8.5 पीएच ही हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा पानी माना जा सकता था। तो ये पानी जो है, अगर हम 56 ग्लास के आसपास पिएंगे तभी हमारे पेट का एसिड न्यूट्रलाइज होगा। हमने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था, अभी मेरे पास वो सुविधा नहीं थी तो मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता। कोल्ड ड्रिंक का तकरीबन पीएच वैल्यू आता है 3.5 के आसपास। हम उसमें 9.5 पीएच का पानी लगातार डालते रहे, तकरीबन 36 ग्लास जब हमने पानी डाला तो उसको हम न्यूट्रल कर पाए। आप सोचिए कि 3.5 पीएच के वैल्यू के पानी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 9.5 पीएच के पानी का 36 ग्लास लगा, तब हम उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। इसलिए बहुत इम्पैक्ट नहीं होता है अगर आप 9.5 पीएच का पानी पी रहे हैं, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत हैम्पर वो नहीं करता है। चूंकि माइक्रो क्लस्टर्ड पानी है तो आपके शरीर की तमाम कोशिकाओं में ये पानी फैल जाता है, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के अंदर ही आपके शरीर में जो है हर तरफ ये पानी फैलता है। और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर पूरी तरह से ठीक आपको रखना है, दुरुस्त रखना है, तो पानी आप अवॉइड करें। जी। इससे पहले कि हम आगे के सवाल लें, एक अभी हमारे पास हमारे दर्शक जुड़े हैं, उन्होंने पूछा है कि शरीर में पीएच का साइंस क्या है? क्योंकि क्या होता है कि कुछ इस तरह के भी सवाल लोगों के मन में आए कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो थोड़े-से भाषा को ऐसा रखें कि सबकी समझ में आए। तो मैं चाहती हूँ कि आप पीएच देखिए, का भी थोड़ा पीएच आम आदमी की पीएच भाषा में तो बताएँ। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम कहते हैं, एक स्केल होता है, इसमें 0 से 14 तक का होता है। 7 से हुँ, नीचे जो भी चीजें हैं वो एसिडिक कही जाती हैं, और 7 से लेकर के 14 तक वो अल्कलाइन कही जाती है। हम अपने बॉडी को मेजर जो करते हैं, अगर आपका बॉडी ज्यादा अल्कलाइज्ड है यानी टुवर्ड्स अल्कलाइन है, तो आप निरोग रहते हैं। और ये हमारी प्राचीन पद्धति रही है, हमारे खान पान की पद्धति आप गौर करें या ऋषियों मुनियों के रहने की आप पद्धति देखें, वो बॉडी को ज्यादा अल्कलाइज करके रखते हैं। या आज आप देखें कि जो एंटी कैंसर जितने भी पद्धति है कैंसर के खिलाफ, जो पद्धति अपनाई जाती है, उसमें क्या किया जाता है, बॉडी को अल्कलाइज करने की एक पद्धति होती है। जितना बॉडी आपका अल्कलाइज रहेगा, आपकी इम्यूनिटी उतनी बूस्ट अप रहेगी। ब्लड का पीएच तकरीबन 7.4, 7.4 से अगर ब्लड का पीएच नीचे जाएगा तो शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस, यानी कि ब्लड का पीएच मेंटेन रहना है। वो जी। 7.4 से अगर नीचे गिरेगा तो हार्ट अटैक, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं। तो हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं प्रियंका जी, उनको ओवर टाइम फिर काम करना पड़ता है। आप किडनी की बात कर लें, पेनक्रियाज की बात कर लें, इस तरीके से जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड के पीएच को बैलेंस करके रखना है। और हमारा हुँ, खान पान जो भी है सारा पूरी तरह से एसिडिक है, लेकिन हमारे ब्लड के पीएच को तो 7.4 वो बरकरार रखना है ना। दूसरी बात, अहम बात यह है कि आप देखिए, छोटा बच्चा थकता कम है, उसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। क्यों? छोटे बच्चे के ब्लड का पीएच तकरीबन 7.6 से 7.8 के आसपास होता है, और हायर द पीएच हायर इज द वोल्टेज ऑफ योर सेल। आपके सेल का वोल्टेज भी उतना ही हाई होता है, तो रिकवरी बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात है, आपका स्किन और हेयर अल्कलाइन नहीं होता, वो एसिडिक होता है। हुँ। जी। जी।
जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मेरी गुज़ारिश है कि वो अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो अब इसी मोमेंट पर पूछ सकते हैं ताकि उनका जवाब तुरंत मिल सके। जी। ये तो आपने बताया, इसके अलावा एक और सवाल है जो कि रिपीटेडली पूछा गया है हमारे यहाँ पर कि आपने पानी की बात बता दी, और क्या खाना खाते वक़्त पानी का इस्तेमाल, चूँकि आपने बताया कि इस्तेमाल कोई भी पानी नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने बार-बार पूछा है कि क्या ये पानी का इस्तेमाल आयोनाइज़्ड, एक तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ये ज़रूर बताएँ कि ये अल्कलाइन और आयोनाइज़्ड में क्या अंतर है? आरओ का पानी तो आम तौर पे हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इन 2 के बीच में कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न है। देखिए, बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है। हमने एक पद्धति का बार-बार ज़िक्र सुना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि आप अपने पानी में खीरा, थोड़ा नींबू, थोड़ा पुदीने का पत्ता डाल दें, पानी आपका अल्कलाइन। वो मैं पानी बताता हूँ, अल्कलाइन कहाँ से होगा? 8 से 10 घंटे जो आप रख रहे हैं, खीरा उसमें रख रहे हैं, नींबू रख रहे हैं, उसमें पुदीना का पत्ता रख रहे हैं, तो पानी में क्या है कि ऐसे तत्व मिल गए जिससे कि उसका नेचर अल्कलाइन हो गया, 7 पीएच से उसकी वैल्यू ऊपर चली गई। कि ऐसा पानी आप कब तक और कितना कंज़्यूम करेंगे? हुँ। एक लंबे अरसे के लिए आप ये कंज़्यूम नहीं कर सकते। पानी का टेस्ट पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है, तो आप उसको कुछ वक़्त के बाद अवॉइड करना शुरू करते हैं। 1 ग्लास, 2 ग्लास आपने पी लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ये अल्कलाइज़्ड पानी नहीं है। हम जो ज़िक्र कर रहे हैं जिस पानी का, जो आयोनाइज़्ड पानी हम कहते हैं या अल्कलाइज़्ड पानी कहते हैं या हाइड्रोजनेटेड पानी कहते हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। बिल्कुल अलग चीज़ है। उसके कोई कहीं आज तक आप कोई भी रिसर्च आप ऐसा नहीं देखे होंगे, जो अल्कलाइज़्ड पानी को बता रहा है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या हाइड्रोजनेटेड पानी के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अब गंगोत्री का पानी वो अल्कलाइज़्ड पानी है, वो हाइड्रोजनेटेड पानी है, वो नेगेटिव चार्ज का पानी है। जी। जी, प्रियंका। अब ये भी सवाल आता है कि आपने बताया कि ये जो जो प्रक्रिया हम लोग बात कर रहे थे, जो आम तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ सब्जियाँ डाल कर के अल्कलाइन करने की बात करते हैं, तो वो नेचुरल नहीं है। तो ये जो अगर हम मशीन के माध्यम से भी करते हैं, तो वो भी नेचुरल नहीं होगा फिर तो। तो उसको हम कैसे कह सकते हैं देखिए, कि हम वो सही? बहुत 2 तरीके की मशीन बाज़ार में हैं। एक तो ऐसी मशीनें आई हैं जो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा हेल्थ हैज़ार्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। अ, वो क्या है कि एक एक्स्ट्रा कैंडल ऐड ऑन किया गया है। उसमें कुछ केमिकल्स हैं, उसके थ्रू आरओ के पानी को पास कराया जा रहा है और वो केमिकल प्रोसेस के ज़रिए आपका पानी अल्कलाइन है। आप उसे टेस्ट करेंगे तो आपका पीएच वैल्यू तकरीबन 8.5 के आसपास आएगा। लेकिन वास्तव में वो पानी अल्कलाइज्ड है या नहीं है, पीएच टेस्ट लिक्विड डालने के बाद आप एक स्ट्रॉ लें और उस पानी में थोड़ा ब्लो कर दें। ब्लो करने के साथ आप देखेंगे कि उस पानी का कलर जो है वो चेंज कर गया, यानी कि हल्का वो येलोइश की तरफ आ गया या हल्का रेडिश की तरफ चला गया। डिपेंड कर रहा है कि उसमें मिनरल कंटेंट उस पानी में कितना है। तो ये जितने भी आर्टिफिशियल एक कैंडल लगा करके पानी को अल्कलाइन बनाने की पद्धति है, मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके हेल्थ हज़ार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात है प्रियंका जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो बात कर रहे हैं आयनाइज़र की, आयनाइज़ेशन में होता क्या है, अगर आप मुझे 2 मिनट का वक़्त दें, तो मैं आयनाइज़ेशन की पूरी प्रक्रिया को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्राकृतिक तौर पर भी ये होता है, जो गंगोत्री में हम देखते हैं, वो प्राकृतिक तौर पर हुआ, वो पानी आपका जल्दी खराब नहीं होता, वो नेचुरली अल्कलाइज़्ड पानी है, गंगोत्री का पानी। यहाँ क्या है, एक तकनीक विकसित कर दी गई जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में सॉलिड टाइटेनियम और प्लैटिनम के प्लेट्स हैं, बिजली का करंट पास कराया जाता है और ये प्लेट्स एनोड और कैथोड में बदल जाते हैं। अब ज़ाहिर तौर पर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मिनरल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड मिनरल्स हैं, उनका पोलराइजेशन होगा। यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट होगा। अब ऐसे मिनरल्स जो सोडियम का ज़िक्र कर लें, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये पॉजिटिव चार्ज के मिनरल्स हैं। हमारे शरीर को ये फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो ये किस ओर आकर्षित होंगे? इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में ये कैथोड की तरफ आकर्षित होंगे। दूसरे क्लोरीन, नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट ये किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर यहीं पर हमने सॉरी। देखा कि मिनरल्स। जी, जी। मैं एक्सप्लेन मैं कर पाया? मैं फिर से थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ? थोड़ा-सा हाँ, आम आदमी की भाषा में ज़रूर बताएँ क्योंकि ये थोड़ा-सा आम आदमी की टेक्निकल हो। भाषा में देखिए क्या है कि जब हम अ, इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्लेट्स होते हैं सॉलिड। अब ये प्लेट्स की गुणवत्ता पर आपकी मशीन की कीमत होती है। सस्ते हुँ। ब्रांड्स भी बाजार में आए, उन्होंने क्या कॉस्ट कटिंग के लिए कि प्लेट्स में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कुछ ने जाली का इस्तेमाल कर लिया, कुछ ने हाइब्रिड मेटल का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ये प्लेट्स जो है वो एक्सपैंड भी करेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। यानी वो क्रम्बल कर सकता है। अगर प्लेट्स आपके सॉलिड नहीं है, जिस प्लेट्स के ज़रिए आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो वो प्लेट्स क्रम्बल कर सकता है। बहुत सारी ऐसी मशीनों का ज़िक्र हमने सुना चाइना से इम्पोर्ट करके यहाँ पर किसी ने बाज़ार में उतारा, 5 महीने, 6 महीने के बाद वो मशीनें काम करना बंद कर दी।
उसके पीछे वजह क्या था कि यानी कि प्लेट्स कमजोर थे, तो इलेक्ट्रोलिसिस में वो प्लेट्स गल गए। आप सिंपल ब्लेड से भी घर में कोशिश कर लें आप, एक में आप ठंडा तार, दूसरे में आप गर्म तार डाल करके उसको बकेट में डाल करके 5-6 बार पानी को आप हीट करने की कोशिश करें, वो भी एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया ही है। आप देखेंगे कि ब्लेड गायब हो गया कुछ वक्त के बाद। तो सॉलिड प्लेट्स की आवश्यकता होती है, और सॉलिड प्लेट्स नोबल मेटल जैसे प्लेटिनम यानी इनर्ट है, किसी तरीके का रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब हम बिजली का करंट पास करते हैं, अब मान लीजिए किसी मशीन में 4 प्लेट है, तो प्लेट्स क्या होंगे, वो एनोड और कैथोड में अलग अलग विभाजित होंगे। ये इलेक्ट्रोलिसिस की मामूली सिंपल प्रक्रिया है। अब ये क्या करेगा, एक नेगेटिव चार्ज का है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज का है, तो अकॉर्डिंगली वो मिनरल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं उसको अट्रैक्ट करेगा। कैथोड कैसे मिनरल्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कैथोड तो आपका ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो अल्कलाइन मिनरल्स कहे जाते हैं, ऐसे मिनरल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट, अभी क्लियर कर पाया मैं। और क्लोरीन, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि पानी में ही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से हार्मफुल मिनरल्स और हेल्पफुल मिनरल्स दोनों सेग्रीगेट हो गए, और इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रक्रिया में ही एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट हुआ, हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, एंटी एजिंग कहते हैं। यही एक्टिव हाइड्रोजन है जो आपको ग्रीन टी में पाया जाता है, हरी साग सब्जियों में पाया जाता है। यानी कि आप अपने वेजिटेबल्स को, अपने फ्रूट्स को जितना रॉ खा रहे हैं, आप अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरते चले जा रहे हैं। ये ज्यादा अल्कलाइन होता है बाय नेचर, और आपके शरीर की इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। तो किसी भी आयनाइजेशन की प्रक्रिया में सिंपल यही प्रोसेस होता है, इसमें कहीं किसी कोई फिल्टर का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। पानी में जो मौजूदा मिनरल्स हैं, तो अब अगर मैं बिल्कुल लेमैन के टर्म में समझाऊं, तो हार्मफुल मिनरल्स को सेपरेट करके एक अलग पाइप के रास्ते एसिडिक कंपोनेंट में उसे बाहर फेंक दिया आयोनाइजर ने, और जो गुड मिनरल्स हैं उसको सेग्रीगेट करके, उसको बिल्कुल छांट करके, जैसे मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, कैल्शियम जरूरी है, तो ऐसे मिनरल्स को हमें पीने के पानी में एक्टिव हाइड्रोजन के साथ हमें वो दे देता है। इसी को हम कहते हैं आयनाइज्ड वाटर, या हाइड्रोजनेटेड वाटर, या इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर, या हम अल्कलाइज्ड पानी कहते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जी जी, यहाँ भी एक सवाल आता है जहाँ वो लोग अक्सर पूछते हैं कि मान लीजिए हमने माना, क्योंकि हमारा मकसद किसी ब्रांड को या किसी मशीन को प्रमोट करना नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये वाला पानी है, ये वाला पानी है, और ये पानी अच्छा है, और इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में, चूँकि सस्ते भी हैं, महँगी मशीनें भी हैं, हर तरह की मशीन है, अगर कोई खरीदने जाता है, किसी को जानकारी नहीं है कि कौन-सा लेना है, तो उसे क्या देखना चाहिए? क्योंकि हम किसी को कोई ब्रांड नेम सजेस्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो सिर्फ कुछ फीचर्स आप बताएँ कि ये होनी चाहिए उस मशीन के अंदर, तब लोग खरीदें। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि प्लेट्स की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जब आप वाटर आयनाइजर खरीदते हैं। दूसरी बात यह है कि वाटर आयनाइजर जब भी आप खरीदते हैं, ये पूरी लाइफ के लिए होता है, इसकी शॉर्ट लाइफ नहीं होती है। 25-30 साल अमूमन वाटर आयनाइजर की लाइफ होती है। वाटर आयनाइजर को मेंटेन करना बहुत आसान होता है, आपको साइट्रिक पाउडर से वाटर आयनाइजर को महीने में एक बार क्लीन करना होता है। जिस वाटर आयनाइजर को मेडिकल इक्विपमेंट का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, आप वही वाटर आयनाइजर लें। जी। WQA का गोल्ड सील सर्टिफिकेट जिसके पास हो, आप वही वाटर आयनाइजर लें। हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देखिए, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि कुछ पैसे बचाने के लिए अगर हमने कोई सस्ता वाटर आयनाइजर लिया, तो सस्ता वाटर आयनाइजर आखिर है क्या? वो भी प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, और सस्ता करने के लिए प्लेट्स में ही कहीं ना कहीं कटौती की गई होगी प्रियंका जी। तो कटौती कहाँ हुई? या तो हाइब्रिड मेटल का इस्तेमाल हुआ, या किसी तरीके के एलॉय का इस्तेमाल हुआ, या जालीदार प्लेट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर कुछ कंपनियों ने ऐसी भी जानकारी दी, एडवर्टाइज किया कि हमारी मशीनों में 35 प्लेट है, 40 प्लेट है। बाद में जब हमने और तहकीकात की तो पता चला भाई वो तो जाली है, सिंपल मॉस्किटो कॉइल की तरह प्लेट्स हैं, जिसका वो तो क्रम्बल कर जाएगा, यानी कि 2 महीने 2.5 महीने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में होगा क्या, वो मेटल धीरे धीरे क्रम्बल करना शुरू करेगा, और आपके पीने के पानी के रास्ते आपके पेट तक पहुंच करके मेटल पॉइजनिंग करेगा। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क। जब तक आप पूरी तरीके से तहकीकात ना कर लें कि वाटर एनालाइजर में प्लेट्स किस मटेरियल का बना है, मैं कह रहा हूं सॉलिड टाइटेनियम, मेडिकल ग्रेड का टाइटेनियम डबल कोटेड विथ प्लैटिनम ही एक ऐसा प्लेट है जो सस्टेनेबल है, जिसकी लंबी लाइफ हो सकती है।
अब एक आध जी, दो कंपनियां ऐसी हैं जिनके तो ह्यूमन ट्रायल ही 20-20 साल तक हुए। जापान के तकरीबन 200 अस्पतालों में इन मशीनों को लगा करके आप सोचिए कि ह्यूमन ट्रायल किया गया है। जी, जी। जी, प्रियंका जी। बस अब यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और वक़्त उतना होगा नहीं, तो हम चाहते भी नहीं कि वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो, तो ताकि सारे लोगों को अपने जवाब मिल सकें। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने सवाल पूछा है। विकास अग्रवाल हैं जो कि जानना चाहते हैं कि क्या कैंगन वाटर सेफ है लॉन्ग टर्म में पीने के लिए? बिल्कुल सेफ है विकास जी, मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 4.5 से और साल से। मैंने अपने पिताजी को भी दिया और मेरे घर में लगभग सब लोगों को मैं यही पानी देता हूँ। एक्टिव हाइड्रोजन मिलती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है आपका। कोई भी साइड इफेक्ट आज तक हमने नहीं देखा है, लेकिन किडनी के पेशेंट में जाहिर तौर पर थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। आप उतना ही फ्लूइड दें किडनी के पेशेंट को जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। देखिए, ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिसिन नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ पानी है। आप जितना ताज़ा पानी पिएँगे, इसके इम्पैक्ट बहुत विजिबल है, बहुत अपैरेंट है, आपका एनर्जी लेवल बहुत बूस्ट अप करेगा। दूसरी एक बात ये है कि अमूमन 9.5 पीएच पानी की आवश्यकता हम लोगों को नहीं होती। लेकिन वातावरण हमारा इतना विषाक्त हो चुका है, हम पेस्टिसाइड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, इस वजह से 9.5 पीएच की आवश्यकता आन पड़ी। नहीं तो 8.5 से लेकर के 9 पीएच पानी बहुत बढ़िया पानी हो सकता था। जी। अमूमन ऑलमोस्ट इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी हमारा है, कैंगन एल्कलाइन वाटर इज़ सेफ इन लॉन्ग टर्म? ये भी हमारे दूसरे व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है। जी, बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल एक और सेफ है, बिल्कुल सेफ है। परशुराम जी का सवाल है, जी, बहुत जी। सेफ है, बल्कि मैं कहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस से आपको बाहर ये निकाल रहा है, बोन की डेंसिटी को ये पानी बढ़ा दे रहा है और आप देखेंगे ओवरऑल कि आपकी इम्यूनिटी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर रहा है। पूरे कोरोना काल में तो मैं प्रियंका जी लगातार रिपोर्टिंग करते रहा और एक प्रोटोकॉल था वाटर का जिसमें कि इसी मशीन से 2.5 पीएच का एक पानी निकलता है, जो सैनिटाइज़र का काम कर रहा था, यानी कि मेरी पूरी गाड़ी सैनिटाइज़ होती थी, मेरे कपड़े पूरी तरह से सैनिटाइज़ होते थे। और आप खुद अगर 8.5, 9, 9.5 कोई भी पानी आप ले रहे हैं, आप मान के चलिए कि इम्यूनिटी ज़बरदस्त बूस्ट होती है। लेकिन एक राइडर भी है, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्यों इस तरीके के सवाल बार-बार पूछे जा रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि 9.5 पीएच आपको ज़रूरी नहीं है, इतना हाई पीएच वैल्यू क्यों पी रहे हैं? इतना हाई पीएच वैल्यू इसलिए पी रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। जो हम फल-सब्ज़ी बाज़ार में ला रहे हैं, हम उनको छान के, तल के खा रहे हैं, उसको हम एसिडिक कर दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें तो हम एसिडिक ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा अल्कलिनिटी हमको बढ़ाना पड़ रहा है जस्ट टू कीप अ बैलेंस। जी। अब ये अगला सवाल ये है कि हमारे शरीर का जो पीएच लेवल है, वो आम तौर पे 7.3 से लेके 7.45 के आस-पास तक रहता है। जबकि हम जो इस मशीन की बात कर रहे हैं, आयनाइज़्ड वाटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कई लेवल का पीएच लेवल आप देखते हैं, कई मतलब अलग-अलग उसकी रेशियोज़ हैं बेसिकली। कुछ ज़्यादा है, कुछ तो 12 तक भी आपने बताया था, खासकर अगर आप सब्ज़ी को धोना चाहते हैं, उसमें जो पेस्टिसाइड लगे हैं, उनको रिमूव करना चाहते हैं। तो साढ़े क्या 11। एक 11:30 तो एक तो ये कन्फ्यूज़न है यहाँ पे लोगों को, बल्कि सवाल है इनफैक्ट कन्फ्यूज़न से ज़्यादा मन में कि अब ये हुँ। अलग-अलग कैसे अलग-अलग बॉटल में रखें, किसको किसके लिए इस्तेमाल करें? मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई पीएच वाला आप 11:30 वाला वो कोई पी लेता है, तो क्या उसका फिर साइड इफ़ेक्ट होगा? तो ये भी एक लगता है कि अब आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। बहुत 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 बढ़िया सवाल किया। देखिए 11.5 पीएच का पानी अमूमन हम एक हेल्दी आदमी को नहीं एडवाइस करते हैं पीने के लिए। लेकिन कुछ केसेस में कुछ डॉक्टर्स हैं जो कैंसर पेशेंट को 11.5 पीएच का पानी एडमिनिस्टर करते हैं। 1-2 केसेस हमारी भी जानकारी में ऐसे हैं जिन्होंने कि 11.5 पीएच पानी को यूज़ किया और कैंसर में उनको बहुत रिलीफ हुई। 11.5 पीएच का पानी कुछ ऐसे पेशेंट्स को भी कभी-कभी कहा जाता है जिसको गैस या एसिडिटी की बहुत ज़्यादा शिकायत हो। दूसरा है कि अगर जॉइंट पेन की शिकायत है तो 11.5 पीएच का पानी प्रिस्क्राइब होता है। लेकिन मूलतः मेरा मानना है कि 11.5 पीएच का पानी वो इमल्सिफायर का काम करता है। पिछली बार हमने आपको टेस्ट करके दिखाया भी था प्रियंका जी कि कैसे हमने सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में 11.5 पीएच का पानी डाला तो वो पूरी तरह से इमल्सिफाई हुआ यानी कि झाग में कन्वर्ट हो गया। ब्लॉकेजेस अगर होते हैं, ब्लॉकेजेस अगर हैं आर्टरी में तो उस ब्लॉकेजेस को बिल्कुल साफ करने में 11.5 पीएच की भूमिका होती है। रिजल्ट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अदरवाइज हम एडवाइस नहीं करते हैं लोगों को कि 11.5 पीएच का पानी आप रेगुलरली कंज्यूम करें। ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आप राय ले लें एक्सपर्ट्स की, उसके बाद ही इस पानी को कंज्यूम करें। अदरवाइज इस पानी का मुख्य जो इसकी भूमिका है घर में आपके किचन में है, वो है फल सब्जी को इसमें डुबो करके आप तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ दें। आप अपने चावल को डुबो करके छोड़ दें, दाल को डुबो करके छोड़ दें। होगा क्या कि उसपे जितने भी तरीके की पॉलिश है या फिर जितना भी पेस्टिसाइड है, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। यानी कि यू कैन बी एश्योर्ड ऑफ वन फैक्ट कि आपकी फल सब्जी से पेस्टिसाइड खत्म हो गए क्योंकि ग्रोइंग केसेस ऑफ कैंसर जो हैं अभी
हमने पहले भी जिक्र किया था कि भारत में भी तकरीबन 18 लाख नए कैंसर के केसेस हर साल डिटेक्ट होते हैं, 8 लाख आदमी मर रहे हैं और ये बढ़ता चला जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरह से कंटामिनेट हो चुका है, तो यू नीड अ स्पेशल वाटर टू कीप यू सेफ। अब जी। ये मेरा सवाल बहुत ही मतलब एक सिंपल सा सवाल था, वो ये था कि अगर मान लीजिए कोई गलती से ज़्यादा पीएच का पानी पीता है, क्योंकि जो चूँकि अलग-अलग कैटेगरी का पानी इस मशीन के माध्यम से निकलता है, तो उनको क्या नुकसान हो सकता है और कितने टाइम में? 1 बार पी लिया, 2 बार पी लिया तो दिक्कत करेगा, या फिर कभी कोई गलती से लॉन्ग टर्म में पीता है तो नुकसान पहुँचाएगा? हाई पीएच की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल की। कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान इसका बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी 1-2 चलिए बार आप पी लिया है, कभी कहीं कोई नुकसान इसका नहीं है। लेकिन रेगुलर यूज़ से आप बचें। वजह क्या है कि इस पानी को कभी एक्सपर्ट्स वेट लॉस के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। पिछले बार हमने एक जर्नलिस्ट साहब का ज़िक्र किया था, वो रेगुलरली इस पानी को लेते हैं, लेकिन वो भी जी, लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि 1 ग्लास पानी ये लेते हैं सुबह, शाम को थोड़ा बहुत कभी पानी लिया, कभी नहीं लिया। सर अगर मैं फिर थोड़ा भी गलती आपने से ये पानी पानी पी जी, लिया है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कुछ नहीं है। गुड कोलेस्ट्रॉल को भी लेकिन शरीर से ये जो है वॉश आउट करा सकता है, इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ, आपको रेगुलरली ये पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। जी, यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे फिर से कि मैं जो भी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप उनका शॉर्ट से शॉर्ट आंसर करें, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और बहुत हम फिर सारे सवाल हैं। पाएँगे, तो इसलिए अभी किसी ने हमसे पूछा, हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, कमलेश बंसल जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि कितना पीएच होना चाहिए, वो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार बता सकते हैं। कमलेश जी देखिए, चूँकि क्या है कि पूरा एनवायरनमेंट हमने एसिडिक कर लिया है, जो हवा हम साँस ले रहे हैं पूरी तरह से एसिडिक है और जितना भी हमारा खान-पान है, सारा का सारा एसिडिक है। तो 9.5 पीएच अगर हम रेगुलरली ले रहे हैं तो उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि उसके आपको बेनिफिट्स देखने को आएँगे। लेकिन आप अल्टरनेट कर सकते हैं, यानी कि 8.5 आपके पास तो ऑप्शंस है मशीन में, 8.5 भी आप निकाल सकते हैं। मेडिसिन खाने के लिए आप 7 पीएच का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेडिसिन का कंपोज़िशन क्या है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन अगर आप जो जी, आयोनाइज्ड पानी है, ये माइक्रो क्लस्टर्ड पानी है, उसमें अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो 7 पीएच में ही लें, जिसको आप प्योर वाटर कहते हैं। प्योर वाटर में आप लें, आपके पास ऑप्शंस है। दूसरी अहम बात ये है कि छोटे बच्चे को, यानी कि 5 साल से नीचे का जो बच्चा है, उसे ज़रूरी नहीं है कि आप 8.5, 9, 9.5 पीएच का पानी दें। उसे आप न्यूट्रल पानी दें, क्योंकि उनका बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है। हमें ज़रूरत नहीं है कि उसको हम 8.5 या 9 या 9.5 पीएच का पानी दें। जो ज़रूरी नहीं है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप वही पानी ये करें। हम लोग एक अगले सवाल सवाल जो आपका मैं जवाब नहीं दे पाया था प्रियंका जी, आपने पिछली बार पूछा था कि कितने बोतल में अलग-अलग तरीके का हम पानी रखें। आपको ज़रूरी नहीं है, इस पानी को स्टोर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब भी आवश्यकता हो, अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, आप बटन ऑन करें, आप पानी निकालें, वहीं पर पी लें, क्योंकि जो फ्रेश पानी होगा, उसमें एक्टिव हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी, वो पानी आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन आमतौर पे लोग ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं पानी को। गर्मियों में वो हमारे कर यहाँ गर्मी सकते भी हैं, 4 से 5 दिन तक तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इस पानी की रहती है, 72 घंटे तक तो प्रूवन है, मैंने खुद टेस्ट कर रखा है। लेकिन जैसे-जैसे ये पानी आप मतलब पुराना होता जाएगा, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वो धीरे-धीरे कम होती चली जाती है। जी, हमारा अगला सवाल है, इन्होंने हमारे साथ जुड़े हैं ये कुमार विक्रम, ये लिखते हैं कि आप कोई एक ब्रांड नहीं बताएँ, लेकिन आप मल्टीपल ब्रांड का ऑप्शन दे सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है, आप 2, 3, 4 का नाम यहाँ सजेस्ट कर सकते हैं। कुमार विक्रम जी का बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। देखिए विक्रम जी, हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि एक ही ब्रांड ऐसा है जिसके पास कि वो सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट को देकर के मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। सर्टिफिकेट का मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ, ISO 13485 मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट का। और ये सर्टिफिकेट ही अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि मशीन सर्टिफाइड है। लेकिन बाजार में 2 ब्रांड्स और हैं जो लगभग सेम प्राइस बैंड के हैं प्रियंका जी, और वो ब्रांड्स भी टेस्टेड ब्रांड्स हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी किसी एक ब्रांड का नाम लिया नहीं। सेपरेटली अगर आप हमसे बात करना चाहेंगे तो आप बात कर लेंगे। हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं प्रियंका जी। लेकिन 2-3 ब्रांड इस तरीके के बाजार में, और बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे लग रहा है जल्द ही ऐसे ब्रांड्स इंडिया में भी आ जाएंगे जो क्वालिटी में वो जो टॉप ब्रांड्स हैं उनको मैच कर पाएगा। अभी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के आ रही है कि बाकी ब्रांड्स जो हैं, जो सस्ता मशीन बाजार में उतार रही हैं, वो बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड के रूप में उभर रही हैं। वजह, उनके प्लेट्स काफी कमजोर हैं। वो क्लेम तो कर देते हैं कि हमारी मशीन 35 प्लेट की है, लेकिन प्लेट इतना कमजोर है कि वो क्रम्बल करता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में और मेटल पॉइजनिंग कॉज करता है। नहीं, एक्चुअली वो इसलिए है कि सिर्फ़ यहीं पर नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल हमसे बार-बार पूछा है, अलग-अलग कई बार पूछा गया है कि आप कुछ किसी मशीन का नाम एक का ना लें, 2, 3, 4 का नाम ज़रूर बताएँ, ताकि हमें जी। थोड़ी सुविधा हो। तो मैं अगर आप बता पाएँ तो बहुत अच्छा है।
जी देखिए, एक हिटाची का ब्रांड आता है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, तकरीबन 85 ब्रांड्स हैं बाजार में। लेकिन देखिए क्या है, वाटर आयनाइजर है, इसमें बात वो है कि ठीक है, सोने की ज्वेलरी ले रहे हैं या फिर पीतल की ज्वेलरी, डिफरेंस ये है। जी, हम लोग कुछ और सवाल लेते हैं क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, मैं बार-बार एक ही बात कह रही हूँ। किसी ने लिखा है कि 100 टीडीएस से ऊपर के पानी पर फ़िल्टर लगवाने के बाद भी वाटर आयनाइज़र लगवाना चाहिए क्या? देखिए वाटर आयनाइजर बिल्कुल, अगर आपके पास एफर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल वाटर आयनाइजर लगाना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि अभी जो आप पानी पी रहे हैं वो ठीक है, इट कैन बी प्योर, लेकिन हम तो बिल्कुल एक अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। हम तो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से जो पानी लेडन है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं, अल्कलाइज्ड पानी का जिक्र कर रहे हैं। और इसका बहुत मतलब जबरदस्त परिणाम देखा गया है सेहत पे। आप रिसर्च करें, कभी भी रिसर्च में ये ना डालें कि अल्कलाइन पानी, सारे साइड इफेक्ट्स आपको दिखेंगे रिसर्च में। अल्कलाइज्ड पानी या हाइड्रोजनेटेड पानी पर आप रिसर्च करें, आप देखेंगे कितने ज्यादा पबमेड के जर्नल्स इस पर पब्लिश हो रहे हैं, कितने जगह पर इस पानी से कैंसर का इलाज हो रहा है, डायबिटीज का इलाज हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो पानी है, ये पानी बिल्कुल अलग तरीके का पानी है। जो नेचुरल स्प्रिंग से आपको पानी मिल रहा है, ये उस तरीके का पानी है। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल उसके लिए जाना चाहिए। हाँ, ये मशीनें जी, वाटर फिल्टर नहीं होती हैं प्रियंका जी, उनके सवाल का जो जवाब मैं देना चाहता हूँ, ये मशीनें वाटर फिल्टर नहीं होती हैं। इसमें हुँ, हमें फ़िल्टर्ड पानी देना है, यानी पीने योग्य पानी देना है। उस पानी को रिस्ट्रक्चरिंग होती है, यानी कि उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसमें एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट किया जाता है और गुड मिनरल और बैड मिनरल का सेपरेशन होता है। जो गुड मिनरल एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, वो आपके पीने के पानी में आता है, यानी कि वो जो है पानी को हम एलिक्सिर में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तरीके से अमृत वाला पानी हम उसको बना देते हैं। ये डिफरेंस है। और जो दूसरे जो वाटर फिल्टर हैं, वो ये चीजें नहीं कर सकती। तो एफर्ट कोई कर सकते हैं तो बिल्कुल वाटर आयनाइजर के लिए जाना चाहिए। ये फ्यूचर आप देखेंगे कि 2019 में मुझे लगता है कि 300-400 इस तरीके की मशीनें लगती होंगी पूरे भारत में। आज 10-10 हजार, 12-12 हजार मशीनों की डिमांड हो रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं, तभी तो इन मशीनों की डिमांड होती चली जा रही है। लोग जान रहे हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हेल्थ एक बेनिफिट्स बहुत इमेंस हैं। जी। एक बहुत सवाल जो रिपीटेडली पूछा गया है वो ये है कि जो मटके का पानी है, वो आम तौर पे चूँकि हम लोग मतलब सदियों से उसकी बात करते रहे हैं, तो मटके का पानी सबसे अच्छा माना जाता है और ये भी कहते हैं लोग, ये पूछा है इनफैक्ट कुछ लोगों ने दावा भी किया, कुछ ने पूछा भी है कि क्या मटके के अंदर हम अगर तांबे तांबे का कोई बर्तन डाल दें और उसके भी बेनिफिट जो है उसी तरीके के होंगे, क्या वो भी अल्कलाइन हो जाएगा या फिर नहीं? घड़ा को जब आप यूज कर रहे हैं तो घड़ा में ध्यान ये रखना है आपको कि अंदर से वो पेंटेड ना हो, अंदर से हुँ, पेंटेड ना हो। कोशिश करें कि आप जो घड़ा प्रोक्योर कर रहे हैं, वो किस मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, ये भी आप ध्यान देने की कोशिश करें। लेकिन घड़े में जो पानी आप डाल रहे हैं, वो देखना भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको। तो अगर पानी आपने आरओ से निकाल करके दे दिया, तो वो अल्कलाइन पानी कहाँ और कैसे हो जाएगा? उसमें कुछ मिनरल ज़रूर ऐड हुआ है घड़ा की वजह से, जो मिट्टी है उसकी वजह से कुछ मिनरल ज़रूर ऐड हुआ। कॉपर के आपने प्लेट डाले हैं, तो थोड़ी-सी क्या कॉपर की मात्रा उसमें आ सकती है। अल्कलाइन वो कैसे हो जाएगा? संभव नहीं है। ये अगला सवाल यही है कि क्या आरओ वाटर बैन करने की हम लोग बात कर रहे हैं, सब लोगों ने लगवाए हुए हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं लगता। उसके बजाय अगर कुछ ऐसी सलाह दी होती आपने कि जो मिनरल कैसे ऐड कर सकते हैं उस पानी में, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। मैंने सलाह दी थी। पुराना भी भी जो हमारा वीडियो है प्रियंका जी, उसमें अगर ये करें तो मैंने कहा है कि देखिए टीडीएस एडजस्टर होता है, नहीं है तो आप टीडीएस एडजस्टर आप अपने आप फोकस करें कि 100 से लेकर के 200 टीडीएस के बीच में पानी को आप रखें, तो वो डीमिनरलाइज्ड पानी नहीं होगा। और अगर आप डीमिनरलाइज्ड पानी नहीं पी रहे हैं तो मान के चलिए कि शरीर की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको कि आप निमंत्रण नहीं देंगे, आप उसको रोक सकते हैं। हालाँकि इस पानी के बहुत ज़्यादा इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, ये मैं नहीं कह सकता आपको, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं आयनाइज़्ड वाटर के हेल्थ बेनिफिट्स की। या वो पानी ज़रूर हो जाएगा अगर आप टीडीएस उसका बरकरार रख रहे हैं, 100 से 200 के रेंज। जी। अगला सवाल है, हम चूँकि थोड़ा जल्दी में ही करना चाहेंगे, सारे सवालों के जवाब आपसे पाना चाहेंगे। किसी ने लिखा है कि हुँ। जब हमारे शरीर में कोई भी तत्व ज़्यादा होता है, तो शरीर अपने आप बाहर कर देता है, इसलिए किसी दवाई या किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती। आप ये इस बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें? सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, होमियोस्टेसिस की प्रक्रिया यही तो करती है। होमियोस्टेसिस की प्रक्रिया यही तो कहती है, लेकिन डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी को तो हम फुलफिल करेंगे। अच्छा, 1-2 लोगों ने ये भी सवाल किया था, मैंने पिछली बार एक बात का ज़िक्र किया था कि हमारे शरीर के मिनरल की रिक्वायरमेंट 85% पानी पूरा करता है और 15% के आस-पास वो हम जो भोजन लेते हैं उससे वो पूर्ति होता है। यानी कि पानी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, प्रियंका जी। जी। हमारे इलाके का पानी 1700 टीडीएस है, तो हम क्या करें? किसी ने लिखा है। 1700 का टीडीएस का पानी तो आप पी नहीं पाएँगे, वो तो बिल्कुल खारा हुँ। पानी होगा।
तो आपको वहां पर तो आरओ की आवश्यकता होगी। तभी तो मैंने कहा था पिछली बार भी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने परमिशन आरओ को उन्हीं इलाकों में दिया था ना जिसमें कि 500 टीडीएस से ज्यादा है, तो वहां पर टीडीएस को कुछ हद तक तो कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा। 1700 टीडीएस का पानी आप पी नहीं पाएंगे, तो टीडीएस कंट्रोल करके आप करें, 100 से 200 के रेंज में टीडीएस ला करके आप पानी पी सकते हैं। हम्म। अगला सवाल है कि किसी ने बताया कि उन्होंने कोई फेबर ब्रांड के कॉपर वाटर फिल्टर लगवाया है और टीडीएस उसके बाद 110 है, और इज दिस कॉपर फिल्टर गुड फॉर हेल्थ? प्लीज एडवाइज। एक्सेस ऑफ कॉपर कैन बी बैड फॉर हेल्थ एज वेल, लेकिन कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जाहिर तौर पर इसके देखे गए, लेकिन एक्सेस ऑफ कॉपर अगर होगा तो दैट इज बैड फॉर, आपके हार्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, तो बहुत ज्यादा उसको यूज ना करें। दूसरा क्या है कि आजकल बहुत फैंसी वाले बॉटल्स भी आ रहे हैं बाजार में, आप देखेंगे वो बेसिकली प्योर कॉपर है नहीं, वो किसी तरीके का एलॉय है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ज्यादा हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप यू आर नॉट वेरी श्योर कि प्योर कॉपर है या नहीं है, तो आप ग्लास बॉटल्स को यूज कर लें, आप स्टील बॉटल्स को यूज कर लें, प्लास्टिक को तो जहां तक हो सके आप अवॉइड कर लें, क्योंकि हाल के दिनों में ही एक रिसर्च एम्स में के डॉक्टरों ने की थी और वो बड़ा वाइडली वो रिसर्च पब्लिश हुई थी। इस रिसर्च को काफी एक्नॉलेज भी किया गया है इंटरनेशनल फोरम पे। रिसर्च यही कहती है कि जो प्लास्टिक की बोतलों में पानी आप रख रहे हैं, तो वहां पर वो डाइक्सिल जो घुलता है ना, वो नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक का, अब धूप में वो पानी का बॉटल पड़ा है, कहां पड़ा है, यू डू नॉट नो, दैट इज कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर कॉजिंग है, और कैंसर के बढ़ते हुए केसेस के पीछे मूल कारण वही है। या तो आप जी। फुड ग्रेड के प्लास्टिक के बॉटल को यूज करें, दैट इज गुड, अदरवाइज गो फॉर ग्लास बॉटल्स, गो फॉर स्टील बॉटल्स, वो हेल्थ के लिए आपका बढ़िया है। आरओ को पीडीएस कॉपर कैसे में बढ़ाएं? जी, ये अगला जी, सवाल था। सॉरी, आप कंटिन्यू, कुछ और बताना चाहते थे? हाँ, मैंने अपनी बात पूरी कर ली। एक सवाल आया है कि आप टीडीएस कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, कुछ आरओ में ये मैकेनिज्म रहता है, एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं टीडीएस एडजस्टर। आप आरओ मैकेनिक को बुला करके टीडीएस को एडजस्ट करवा लें, 100 से 150 के रेंज में, 200 के रेंज में आप रखें, तो यानी कि मिनरल आपके पानी में आना शुरू होगा। बट इवन देन दैट वाटर वुड बी डेड वाटर। हम इस पर काफी चर्चा भी हो चुके हैं प्रियंका जी। अभी क्या है, देखिए, आने वाले वक्त में आपको क्या है, यू नीड अ स्पेशल वाटर, सिंपली बिकॉज की द लेवल ऑफ पोल्यूशन इज कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज। सारी लाइफस्टाइल डिजीज में इतना इजाफा होता चला जा रहा है, जिस वजह से हमें एक स्पेशल वाटर की आवश्यकता जी। होगी ही होगी। जी। बिल्कुल अगले सवाल पर आते हैं, और ये लिखते हैं कि टीडीएस मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेस्ट हमने पिछले अपने वीडियो में दिखाए, इसके बजाय अगर हमने टीडीएस मीटर का इस्तेमाल किया होता, और साथ ही साथ ये बताया होता कि पानी जो है वो जो हम नॉर्मली बोर्ड वाटर, हाँ, जो हमने जो जमीन से पानी निकल करके आता है, उसके बारे में अगर हमने दिखाया होता तो शायद ज्यादा लोगों को फायदा होता कि उसकी एक्चुअल में पीएच वैल्यू क्या है या उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ बिना टेस्ट किए हुए, जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है, सबका पीएच लगभग समान रूप से 7 के आसपास होगा, बैरिंग अ फ्यू केसेस। जो आप बस्तर में कुछ ऐसे वाटर बॉडीज हमने देखे हैं जहाँ पर वो तालाब वाला का पानी थोड़ा अल्कलाइन होता है। एक दो लोगों ने मुझे लिख करके भेजा कि उनका पीएच वैल्यू 8.5 आ रहा है बोरवेल का। मुझे लगता है कि उस पानी को मैं कभी टेस्ट जरूर करना चाहूंगा, यहाँ से मैं कोई कमेंट उस पर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तकरीबन पीएच वैल्यू हर जगह बोरवेल का वो 7 के रेंज में ही आएगा। टीडीएस वेरी कर सकता है। अभी मैं फिलहाल पटना में हूँ, यहाँ पर जो हमारा टीडीएस आता है तकरीबन वो 400 के रेंज का आ रहा है। तो 400 के रेंज का टीडीएस जो पानी है वो हम किसी भी आयनाइजर में डायरेक्टली पास नहीं करा सकते हैं। हमें कंट्रोल्ड टीडीएस का ही पानी हम वाटर आयनाइजर में पास करा करके उस वाटर को हम लिविंग कन्वर्ट करते हैं। लेमैन के टर्म में बताऊं तो डेड वाटर को हम लिविंग बनाते हैं वाटर आयनाइजर में। जी, जी। प्रियंका। जी, अगला सवाल ये है कि हमें कोई भी किसी भी तरह की, क्योंकि जो बातचीत मतलब इन्होंने पूछा है या दावा किया है क्लियर नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी आपने शेयर की है, उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, एंड वी शुड कंसिडर ओनली इंडियन वाटर स्टैंडर्ड एंड डब्ल्यूएचओ के जो रिकमेंडेशन है। तो मैं उसी आपकी जो रिकमेंडेशन के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट भी आपको कहती है कि 8.5 पीएच के आसपास का पानी पीने के कहीं कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी परमिशन दे रखा है, और डब्ल्यूएचओ खुद कहती है कि देखिए, डब्ल्यूएचओ ने कहीं पर भी आरओ को मान्यता नहीं दी है, आरओ को किसी भी देश में मान्यता नहीं है। और जिस ब्रांड का मैं वाटर आयनाइजर यूज कर रहा हूँ वो 170 देशों में उसको मान्यता मिली हुई है, 170 देशों में वो सप्लाई हो रहा है।
उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। रिसर्च बहुत सारे हो चुके हैं, पब्लिश भी हो चुके हैं, पबमेड के जर्नल्स अगर आप लेंगे, हाइड्रोजन पानी पर आप रिसर्च करें, अल्कलाइज्ड वाटर पर आप रिसर्च करें, बहुत सारे। हाँ, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में और भी इस पर रिसर्च होता चला जा रहा है और वो रिसर्च आएगा पब्लिक डोमेन में, लेकिन चूंकि ये सारे रिसर्च पेपर्स इतने एक्सटेंसिव होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं रहते हैं। जी जी, एक सवाल ये भी पूछा है कुछ लोगों ने कि आप बात कर रहे हैं कि ये जो पानी है, अगर हम आरओ पानी आरओ का वाटर यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे शरीर के जितने भी मिनरल्स हैं, वो निकल जाते हैं। तो भाई हम जो खाना खाते हैं, फल और सब्जियाँ खाते हैं, उससे जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, वो कहाँ जाते हैं फिर? 15% तो आपको फल सब्जी से मिल ही रहा है और हुँ, 85% तो पानी से मिल रहा है। मैं इसी ये बात को तो कोई डेटा समझाने की कोशिश कर ये इसी कोई बात को डेटा तो मैं समझाने का सर कोई जी, जी, रिसर्च या जी। डेटा के आधार पे कह रहे हैं आप ये हाँ, बात ये रिसर्च है, वो खुद भी गूगल करके इसको निकाल सकते हैं और ये मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं डॉक्टर के रिसर्च पर बेस्ड ही ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ प्रियंका जी। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, आपका जो भोजन आप कर रहे हैं, उस भोजन से जो पोषक तत्व है, वो आपके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में कौन पहुँचा रहा है? हुँ, पानी ही तो पहुँचा रहा है। तो पानी राइट। किस तरीके का पानी? एक ऐसा डिमिनरलाइज़्ड पानी अगर आप यूज़ कर रहे हैं एज़ अ कैरियर इन योर बॉडी कि आपने भोजन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन पानी डिमिनरलाइज़्ड है आपका, तो वो क्या करेगा? वो तो पहले अपना पेट भर लेगा ना। हुँ। जी। एक और सवाल है, इन्होंने बताया है कि मेरे एरिया का जो टीडीएस है वो 500 के आसपास रहता है। रिसेंटली इंस्टॉल्ड आरओ प्लस यूवी प्लस कॉपर प्लस अल्कलाइन प्यूरिफायर। TDS has become 50 plus now. I have two questions whether this water should be passed through an ionizer or a new ionizer will be sufficient to purify and ionize the 500 plus TDS वाला water. देखिए, आयनाइज़र में तो आप 500 प्लस टीडीएस बिल्कुल ना डालें क्योंकि उसमें कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में कैल्सिफिकेशन बहुत होगा, आपको मशीन मेंटेन करना बहुत पड़ेगा। यानी कि हर वीक आपको मशीन की क्लीनिंग करनी पड़ेगी साइट्रिक पाउडर से। तो आप कोशिश करें कि उसमें 100 से 200 टीडीएस के आसपास का पानी दें, तो आपका पानी लिविंग बनेगा, यानी कि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट होगा। दूसरा जो आप जिस मशीन का ज़िक्र कर रहे हैं, जो आप अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने कहा कि एक अल्कलाइन कैंडल भी है। आई एडवाइस कि उस अल्कलाइन कैंडल को निकाल करके बाहर आप फेंक दें। बाकी टीडीएस को आप तकरीबन 100 के रेंज में रखें, आपकी वो मशीन ठीक काम करेगी। अल्कलाइन कैंडल जो है, ये काफ़ी हार्मफुल है। दूसरी एक बात है प्रियंका जी, बहुत सारे सवाल मैंने भी पढ़े थे, लोग पूछ रहे हैं कि अल्कलाइन पानी पीना ठीक है क्या? मैं बार-बार कह रहा हूँ अल्कलाइन पानी पीना शरीर के लिए ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ अल्कलाइज़्ड पानी पीना ठीक है और अल्कलाइन पानी की मशीन की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको अल्कलाइन पानी के मशीन की आवश्यकता नहीं है। पानी में आप थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर डाल दें, थोड़ा चूना ऐड कर दें, आपका पानी ऐसे ही अल्कलाइन हो गया। कब तक पिएँगे उस पानी को आप? जी, अभी एक इन्होंने सवाल हमारा अगला है कि ये बारिश के पानी पे भी लोगों ने बहुत सवाल पूछा है। एक घड़े का पानी और दूसरा बारिश का, क्या बारिश के पानी को भी पी सकते हैं डायरेक्ट? हाँ, बारिश के पानी को आप पी सकते हैं, लेकिन कहाँ का पानी आप पिएँगे? दिल्ली में जो बारिश हो रही है, वो पानी किस तरीके का? वो तो एसिड रेन है ना। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ प्रियंका जी, आपने बारिश के पानी के बारे में सवाल किया था। देखिए, बारिश का पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है। अहम बात ये है कि बारिश का पानी कहाँ का? पहाड़ों में अगर बारिश का पानी आप कलेक्ट करके पी रहे हैं तो ठीक है, इट कैन बी गुड। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि दिल्ली में आप बारिश का पानी कलेक्ट करके पी सकते हैं क्या? वो तो एसिड रेन का फॉर्म ले चुका है। जितना एटमॉस्फेयर हमारा पॉल्यूटेड है, वो सारा पॉल्यूटेंट्स तो पानी में हमारा मिल रहा है, तो एसिड रेन फॉर्म हो जा रहा है। बारिश का पानी पीने योग्य कब होता है? अब आप पहाड़ों में ध्यान करें कि बारिश हो रही है, वो बर्फ में तब्दील हो गया, बहता हुआ पानी आया तो उसने मिनरल अपने आप में लिया, फिर वो पानी पीने योग्य हो गया। जी, प्रियंका जी। बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसमें सबके जवाब ऑलमोस्ट आप दे चुके हैं, तो वो फिर रिपीटिशन होगा। तो जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, जो सवाल लिख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे जो भी जब हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे आज, तो इस वीडियो को फिर से सुनें, तो उसमें उनके सवालों के जवाब ऑलरेडी हैं। उससे बेहतर है कि कुछ ऐसे सवाल हम लोग ले लेते हैं, जिसका कि जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। एक इन्होंने लिखा है कि क्या वेजिटेबल को सिर्फ बॉयल करने से भी ओआरपी का लॉस होता है? हाँ, किसी भी तरीके की कुकिंग होगी तो लॉस होगा लेकिन कम होगा। उसको आप तल रहे हैं तो तलने के बाद हालाँकि इसको मैंने किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए नहीं प्रूव किया लेकिन अंदाज़न मैं बता रहा हूँ प्रियंका जी। जी। मतलब इसके प्रॉस कॉन्स को आप खुद ध्यान में रख लें। मैं एज़ एन एक्सपर्ट उस पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरी उस पे कहीं कोई स्टडी नहीं है, रिसर्च नहीं है। बॉयल करके कोई भी वेजिटेबल आप ले रहे हैं फिर भी वो बेहतर है। रॉ अगर ले रहे हैं तो आप मान के चलिए। अच्छा, एक सवाल बार-बार ये पूछा जा रहा था प्रियंका जी कि वाटर एनालाइज़र सारे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? हुँ, दूसरा तरीका क्या है?
तो तरीका बहुत सिंपल है, आपके घर पे अवेलेबल है। आप कोशिश करें कि न्यूट्रल जो पानी 7 पीएच का पानी है, आप उसको यूज़ करें, 100 से 200 टीडीएस के रेंज में आप यूज़ करें, कम से कम एसिडिक पानी बिल्कुल ना। तीसरी बात ये जी। है कि अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है, आप उसको कैसे अल्कलाइज कर रहे हैं बॉडी को, तो आप रॉ वेजिटेबल्स पर ज्यादा फोकस करें, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस करें। वैसा करने से भी आपको अपने बॉडी को अल्कलाइज कर सकते हैं, आप अपने आप को निरोग कर सकते हैं। जी। अब इन्होंने लिखा है एक अगला जो हमारे दर्शक हैं वो लिखते हैं कि मेरे घर का पानी जो है उसमें फ्लोराइड आता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? फ्लोराइड को कम करने का कोई आपके पास नहीं है। आप करेंगे तो सब तरीके के मिनरल को पूरी तरह से निकाल के फेंक देगा। आरओ डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अगर सिर्फ आपको फ्लोराइड अपने पानी से दूर निकालना है और उसमें मिनरल कंटेंट बरकरार रखना है, तो देन यू विल हैव टू गो फॉर आयनाइजर। आपके पास कोई दूसरा विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। आयनाइजर ही एक ऐसी डिवाइस होती है जो गुड मिनरल और बैड मिनरल को डिस्टिंग्विश कर सकता है और वो आराम से उसको सेपरेट कर सकता है। बाकी आरओ इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, वो सारे तरह के मिनरल को पूरी तरह से पानी से बाहर निकाल के फेंक देगा। एक सवाल ये भी आया बार-बार कि जो हम लोग आयोनाइज़्ड वाटर की बात कर रहे हैं या फिर कैंगन मशीन का भी ज़िक्र लोगों ने अक्सर किया जिन्होंने लगवाई है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं और आपने भी बताया कि आपने भी वो आप भी यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या आरओ का पानी देना चाहिए या सिंपल टैप वाटर? देखिए, बहुत सारी जगह दिल्ली में या मुंबई में डायरेक्ट टैप वाटर में वो लग गई, जहाँ कंट्रोल टीडीएस है 100, सवा 100, 150, 200 तक के रेंज में जहाँ टीडीएस का पानी आ रहा है, वहाँ पर ये मशीनें डायरेक्ट लग जाती हैं। सिंपल सिंपल एक सेडिमेंट फिल्टर बाहर लगता है। और जहाँ बहुत हाई टीडीएस का पानी आ रहा है, तो वहाँ पर हम एडवाइस करते हैं कि आप कोई भी ऐसा सिस्टम रखें जिससे कि आपका टीडीएस कंट्रोल हो सके। बहुत लोग आरओ भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उसमें आपको टीडीएस कंट्रोल करने की सुविधा होती है, तो 100 से 200 के रेंज में आप टीडीएस रख करके आप उस पानी को आप आयनाइज़र के थ्रू पास कराते हैं, क्योंकि आयनाइज़र वाटर फिल्टर नहीं है। आयनाइज़र कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग चीज़ है वो। अगर हम ये समझ लें कि वाटर फिल्टर का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, नहीं, वाटर फिल्टर नहीं है। आपको उसमें फ़िल्टर पीने योग्य पानी देना है आपको, ताकि उस पानी को आप लिविंग बना सकें, उसमें एक्टिव हाइड्रोजन पैदा कर सकें आप। आजकल आरओ और आयोनाइज़र एक ही मशीन में आ रहे हैं, क्या वह सही है? ये भी बहुत लोगों ने मैंने पूछा देखा है। नहीं है, आरओ और आयनाइज़र वो क्या प्रोडक्ट है, मैंने चेक नहीं किया है, तो मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं जिस ब्रांड्स को मैंने देखा है, जिसको मैंने टेस्ट किया है, तो वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, क्योंकि आयनाइज़र का काम बिल्कुल अलग है। और आरओ लगा करके अगर कोई आयनाइज़र दे रहा है, तो ज़ाहिर तौर पर मुझे लग रहा है कि वो कोई अ, मतलब कहते हैं ना कि वो पर्टिकुलर एक मार्केट सेगमेंट को ध्यान में रख करके ही उसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा प्रोडक्ट। अदरवाइज़ जितने भी जो टॉप ब्रांड्स हैं आयनाइज़र के, वो आयनाइज़र बिल्कुल सेपरेट आते हैं।